हिंसा का कोड, साजिश डिकोड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी प्रगति शर्मा भी मौजूद रहेंगी। हम आपको बता दें, संभल हिंसा को लेकर जफर अली की कॉल डिटेल्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे की रात 1 बजे आपको बता दें, पहले बर्क और जफर अली की बात हुई। जफर अली ने बर्क को फोन किया था। बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने को कहा था। बर्क ने कहा था कि सर्वे नहीं होने दीजिए, मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहेगी। 24 नवंबर का ये पूरा खुलासा हुआ है कि साजिश की जो कॉल है उसमें रात 10 बजे क्या कुछ बात हुई थी। एक दिन पहले ये बात होती है जिसमें जफर अली ने बर्क को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क, और इनको फोन किया था। बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने को कहा था। बर्क ने कहा कि सर्वे नहीं होने देना चाहिए, इस पर रोक लगाइए, भीड़ को इकट्ठा करिए, मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहेगी। चौबीस नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक और चैप्टर धीरे धीरे खुल रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया, तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी के पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया है और बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है कि बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी आधार बनाई गई है और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है। जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से इन्हें 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया था। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक जा पहुंची। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे और अब बात रामनवमी की। ये तस्वीरें अलग अलग शहर की आप देख रहे हैं। रामनवमी का उत्सव और इस उत्सव को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। शहर पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड।
पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पहले कभी उपद्रव हो चुका है, हिंसा हो चुकी है, वहां पर खास तौर पर पुलिस निगरानी रख रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च करती भी दिखी। आपको ये 7 तस्वीरें अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। अराजक तत्व कोई भी किसी भी तरह की अराजकता ना फैला पाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कहीं कहीं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। संभल की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। रामनवमी का खास त्योहार इस बार अलग ढंग से देखने को मिलेगा, जहां तमाम झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा बात पश्चिम बंगाल की करें तो वहां पर सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की तैयारी की जा रही है। अभी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पाटन देवी मंदिर की तस्वीरें, वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। राम नगरी अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात हो या फिर बात हो अलग अलग शहरों से, ये दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं आप, छतरपुर की और असम की, जहां पर नजारा एक जैसा ही है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है, बिल्कुल भी। कल रामनवमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत मिलने के बाद बंगाल में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राम नाम के झंडे से लेकर राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर राम जन्मोत्सव की खुशी में कई जगह पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी के भव्य आयोजन पर टीएमसी को टेंशन हो रही है। बंगाल में जिस रास्ते से रामनवमी का जुलूस निकलता है, वहां भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ममता सरकार ने रामनवमी जुलूस की तस्वीरें लेने और पुलिस को वीडियो बनाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में तो 29 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी ममता बनर्जी ने राम भक्तों की निगरानी करने के लिए उतार दिया है। ममता सरकार ने राम भक्तों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। तो बंगाल में जैसी तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखते हुए दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक ममता सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाकर बीजेपी निशाना साध रही है। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। बीजेपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू भी ममता सरकार से खुश नहीं है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि जब मुहर्रम और 12 वफात का जुलूस निकलता है, तब ममता बनर्जी इतनी पुलिस क्यों नहीं लगाती है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि मुहर्रम और 12 वफात के जुलूस में जब किसी को हथियार लाने से नहीं रोका जाता, तो रामनवमी के जुलूस पर गदा, तलवार और त्रिशूल लाने पर क्यों रोक लगाई गई है। हिंदू संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ईद और मुहर्रम के जुलूस के लिए मुसलमानों को कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, तो हिंदुओं को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा। वहीं सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को भगवान राम से इतनी एलर्जी क्यों है, और क्यों हिंदू त्योहारों के आते ही ममता सरकार को दर्द शुरू हो जाता है।